उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोक प्रशासन और राजनीति विभाग द्वारा गांधी जयंती पर एक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज चौथा एपिसोड लेकर मैं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज के इस श्रृंखला के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे विकेंद्रीकरण और सत्याग्रह पर जो गांधी जी के विचार थे, उस विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण है, उसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विकेंद्रीकरण आखिर में है क्या। अगर मान लीजिए किसी भी देश में या भारत देश में ही अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो 3 प्रकार के गवर्नमेंट हैं भारत में: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार के पास मान लीजिए 100 विषय हैं नीति बनाने के लिए, विधायक कानून बनाने के लिए, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं है तो एक तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, ये केंद्रीकरण है। अगर उन 100 विषयों को धीरे धीरे करके मान लीजिए 100 में से 40 विषय दे दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को, फिर और 30 विषय दे दिए गए आपके लोकल गवर्नमेंट को, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब जब विषयों का बंटवारा हो, जब ऊपर से लेकर नीचे तक अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग और नीति निर्माण में जब विषयों का बंटवारा हो ऊपर से नीचे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। मान लीजिए 100 में से 40 सब्जेक्ट लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है। अब 40 में से 30 सब्जेक्ट लेके स्टेट गवर्नमेंट में से मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है। जब ऊपर से लेके नीचे तक अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग का बंटवारा हो और ऊपर से लेके नीचे तक अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, केंद्र से लेकर स्टेट से लेकर लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो अगर हम लोग गांधी जी के विकेंद्रीकरण के बारे में चर्चा करें तो गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण है वो आधारित है सर्वोदय पे, अर्थात सबका उदय हो, सबका विकास हो, सारे ही व्यक्ति धन धान से संपन्न हो। ठीक है, तो गांधी जी के जो सर्वोदय था, वो सर्वोदय के तहत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया जो लोकल लेवल पर, जो ग्राम के लेवल पर जो जितने भी लोग हैं सबका विकास हो, सबके पास आजीविका के साधन हो। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी क्या करते हैं कि विकेंद्रीकरण के तहत जो गांव हैं, लोकल लेवल पे जो गांव हैं, उनको सशक्त करने का प्रयास करते हैं, उनको आर्थिक रूप से और डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सशक्त करने का प्रयास करते हैं। वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम ग्राम के स्तर पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी को अगर हम लोग सशक्त करें डिसीजन मेकिंग के स्तर पर और अधिक से अधिक उनको विषयों का बंटवारा दिया जाए, पॉलिसी मेकिंग में उनको अधिक से अधिक सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों की समस्याओं को सबसे ज़्यादा कौन जानता है, किसी भी गांव का एक प्रधान जानता है। ठीक है, तो प्रधान जानता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग इसको और अच्छी, गांधी जी के जो विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट है, इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो हमको थोड़ा इतिहास पर जाना होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले जितने भी गांव थे वो सारे के सारे गांव सेल्फ रिलायंट थे। ठीक है, सारे के सारे गांव लगभग आत्मनिर्भर थे। कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग के माध्यम से वो सारे ही गांव की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। लोग अपने ज़रूरतों का सारा सामान उस पर्टिकुलर एक गांव या 2 गांव में ही पैदा करते थे और उसको आपस में वस्तु विनिमय के माध्यम से और अन्य माध्यमों से एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। तो उनके पास किसी भी प्रकार का जो उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि धीरे धीरे औद्योगिकरण के तहत, धीरे धीरे वाणिज्यिक करण के तहत जो लोकल विलेज इंडस्ट्री थी, जो लोकल विलेज की जो पुरानी परंपरा थी, जो क्राफ्ट कल्चर और लोकल इंडस्ट्री चली आ रही थी, जो कुटीर और लघु उद्योग वहाँ पे चले आ रहे थे, उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम किया। क्योंकि उन्होंने
कृषि पर ये आरोपित किया कि आप कौन कौन सी कृषि करेंगे, कौन कौन सी आप उपज का प्रोडक्शन करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो एक किसान था, जो एक गांव में रहने वाला आम आदमी था, वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को उसका उत्पादन ना करके वो क्या क्या करने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से वो उत्पादन करने लगा। इससे क्या हुआ, जो एक पूरी व्यवस्था थी, ग्रामीण जो व्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई। और वहाँ के जो हस्तशिल्प कला थी और जो वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री थी, जो लोकल उनके व्यापार के साधन थे, आर्थिक जो व्यवस्था थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। इससे क्या हुआ कि जो गांव का जो गरीब वर्ग था, जो जिसके पास पहले ज़मीन थी, वो भूमिहीन हो गया और वो एक जगह अपने गांव को छोड़कर रोजी रोटी के लिए फिर वो औद्योगिक शहरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एक तरीके से ये देखा जाए, फिर धीरे धीरे पूरे ही भारत, जो पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो भारत संपन्न था, वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, विपन्न होता गया। और वहाँ पे गाँव में गरीबी धीरे धीरे आने लगी। और हम ये देख सकते हैं, जो आज भी पूरे भारत में काफ़ी हद तक देखी जाती है कि गाँव में काफ़ी हद तक हमको गरीबी देखने को मिलती है। तो इन सारी ही चीज़ों को गांधी जी बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे और उनका ये मानना था कि हमको गाँव को आत्मनिर्भर बनाना होगा, हमको गाँव में जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसको फिर से इस्टेब्लिश करना होगा। लघु वो कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग के माध्यम से, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं उनको फिर से डेवलप करके, छोटे छोटे पापड़ बनाने के उद्योग हो गए, अचार बनाने के उद्योग हो गए। तो इन सारे उद्योगों के माध्यम से फिर से वो विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत अगर गांव का एक आदमी शहर में जाता है तो वो फिर से औद्योगिकरण की उस रेस में फंस जाएगा। और जो पूंजीकरण व्यवस्था में हम लोग जानते हैं कि जो फैक्ट्री है उसमें जो सरप्लस जनरेट होता है, वो जो उस कंपनी और फैक्ट्रीज के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं के पास जाता है। तो गांधी जी इन सारी ही चीज़ों को समझ रहे थे। इस वजह से वो एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करने के बारे में, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप करने के बारे में सोच रहे थे कि गांव गांव सेल्फ रिलायंट हो। गांव में जो गांव के मुखिया हैं वो चुन कर जाएं, और उन मुखिया सारे ही गांव के प्रधानों के माध्यम से, गांव के मुखिया के माध्यम से स्टेट असेंबली के लिए चुनाव हो। तो वो गांधी जी का कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएं जो पॉलिसी मेकिंग हो, ऊपर से नीचे ना हो, नीचे से ऊपर की तरफ पॉलिसी मेकिंग सारी हो, और गांव की समस्याएं स्टेट लेवल पे पहुँचें और स्टेट लेवल पर उस पे पॉलिसी बने। ठीक है। और इसी आधार पर गांधी जी सारे पूरे विकेंद्रीकरण के प्रोसेस को देखने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके बाद अगर हम लोग गांधी जी के और इसी के तहत हम लोग गांधी जी के, अगर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है गांधी जी का विकेंद्रीकरण का, ये समाजवाद से भी रिलेटेड है, क्योंकि गांधी जी एक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, वो समाजवाद के पक्षधर थे। लेकिन जो गांधी जी का जो समाजवाद था वो मार्क्स के समाजवाद से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। गांधी जी का समाजवाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के साथ साथ आध्यात्मिक व्याख्या भी करता है। गांधी जी का जो समाजवाद है वो ये कहता है कि जो में जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर सबका अधिकार है, किसी की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। गांधी जी ये कहते हैं यहाँ तक कि मेरा बेटे पे भी ईश्वर का अधिकार है, और ईश्वर के कहने पर मैं अपने बेटे को ईश्वर के आदेश पर, अर्थात समाज के मांग के अनुसार, अगर देश के लिए मुझे अपने बेटे का भी बलिदान देना होगा तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो गांधी जी जो मार्क्स के समाजवाद थे उससे भी एक कदम आगे उनका विचार हमको देखने को मिलता है। तो इस माध्यम से गांधी जी विकेंद्रीकरण के माध्यम से, समाजवाद के माध्यम से पॉलिटिकल सेटअप को और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो गांधी जी का सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, बेसिकली जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे वो नॉन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, चाहे वो नील की क्रांति, वो नील का सत्याग्रह का मूवमेंट हो, तो इनका जो ये टूल था सत्याग्रह का वो हमको देखने को मिलता है।
तो गांधी जी सत्याग्रह के बारे में ये कहते हैं कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह सिर्फ वही कर सकता है। बेसिकली सत्याग्रह क्या है कि आप किसी भी प्रकार के हिंसात्मक, अगर आप सरकार की किसी नीति, सरकार के किसी कानून से आप असहमत हैं, तो आप किसी भी प्रकार का हिंसात्मक प्रक्रिया नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेंगे। आप सरकार का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। आप अपने अपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो भी कानून है जिससे आप असहमत हैं, आपके उस मूवमेंट को देखते हुए सरकार खुद ब खुद उस कानून को वापस ले ले। तो सत्याग्रह के लिए गांधी जी बेसिकली ये बताते हैं कि सत्य की आग्रह करने के लिए इंसान नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए, इंसान का जीवन नैतिकता पूर्ण होना चाहिए, इंसान की जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और ये सारी मोरल वैल्यूज़ हाई कैसे होगी, जब उसके अंदर इन सात तत्वों का समावेश होगा, जिसमें से 5 जो तत्व हैं वो आपके जैन धर्म में भी देखने को मिलते हैं, और हमारे पुराने जितने भी टेस्ट हैं पुराने समय के, जो हमारे टेस्ट आध्यात्मिक टेस्ट हैं, उसमें भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जो 5 आपके 7 में से जो 5 हैं वो हैं आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और दो जो व्रत हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके बारे में गांधी जी ने बात किया था, वो है अभय और आस्वाद। तो एक एक करके हम लोग इसको समझने का अगर प्रयास करें, तो सत्य अर्थात जो सत्याग्रह के लिए जो व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है, सत्य के लिए जो आग्रह कर रहा है, वो पूरी तरीके से उसका जो मांग है वो सत्य पे आधारित होनी चाहिए। आप जो मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से जो चीज़ें सत्य हैं, जो सही हैं, आध्यात्मिक और मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से जो चीज़ें सत्य हैं, उसी की आपकी मांग करनी चाहिए। जो चीज़ें नैतिक हैं आपको उसी चीज़ की मांग करनी चाहिए। किसी भी अनैतिक चीज़ों के लिए आपको उसके लिए प्रोटेस्ट या मूवमेंट नहीं करना चाहिए। और दूसरा है अहिंसा, हमको किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, अर्थात जिस धन के, जिस प्रॉपर्टी के आप हकदार हैं, जिसके प्रति आप कैपेबल हैं, आपके पास उतना ही होना चाहिए, आपको उतने की ही मांग करनी चाहिए। अर्थात अगर आप कहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं, तो 10 से 5 बजे का समय आपको उस संस्था को देना चाहिए, ना कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो 10 से 5 आप अपने कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, या आप चीज़ों को एक तरीके से टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी जी का ये कहना था कि जो आपको वेज मिल रहा है, जो आपको पारिश्रमिकी मिल रही है, उसका आप उपयोग करें उसके लिए जिसके प्रति आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। और चौथा था अपरिग्रह, मतलब कि आप किसी भी अनुचित मीन्स का प्रयोग यूज़ करते हुए आप किसी के भी प्रॉपर्टी को आप एक्वायर नहीं करेंगे, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप अर्जित नहीं करेंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी है आप उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आप किसी के भी धन संपदा पर अपना अनुचित अधिकार करने का प्रयास नहीं करेंगे। और तीसरा है ब्रह्मचर्य बेसिकली ब्रह्म जैसा आचरण, अर्थात आपको नैतिक जीवन जीने के लिए कोई भी चीज़ अगर अनुचित लगती है, आपके नैतिक जीवन में अगर कोई भी चीज़ अनुचित है, तो आप उसका कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये बेसिकली उनका ब्रह्मचर्य का उनका कॉन्सेप्ट था। और जो छठा कॉन्सेप्ट था वो था अभय। अर्थात जो व्यक्ति सत्य के लिए आग्रह कर रहा है वो निडर निर्भीक होना चाहिए। उसको किसी भी सिचुएशन में, जो अगर आप मांग कर रहे हैं तो सत्य की मांग कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं हटना है। आपने अगर एक बार सत्य के लिए आग्रह करना स्टार्ट कर दिया तो आपको लगातार उस पर बने रहना है, और आपको किसी भी तरीके से उस राह से भटकना नहीं है, उस राह पर निरंतर चलते रहना है। और सातवां है आस्वाद, अर्थात आपके जो खान पान की जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का उसमें संतुलन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलित नहीं होना चाहिए। अर्थात आप बहुत ज़्यादा क्योंकि जितनी भी अनैतिक गतिविधियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वाद का भी बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी अगर जीवा ही कंट्रोल में नहीं है तो आप अधिक से अधिक जो आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं वैसी चीज़ों का सेवन करना चाहेंगे, जो आपके सत्य के आग्रह, आपके नैतिक जीवन के लिए सही नहीं हो सकता है। तो बेसिकली
सत्याग्रह में इन 7 व्रत, इन 7 तत्वों के माध्यम से गांधी जी सत्य के लिए आग्रह करने की बात कर रहे थे। अर्थात वही व्यक्ति सत्य के लिए आग्रह कर सकता है जिसके अंदर इन 7 तत्वों का समावेश होगा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की बात की, जो कि आज के समय में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जिसका तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में जिसका उपयोग किया ही था, लेकिन आज के समय भी बहुत ज़्यादा ये रिलेवेंट है। क्योंकि हमको अगर अगर जनता को सरकार की किसी भी नीति या किसी भी कानून से अगर असहमति होती है, तो उस पर किसी भी प्रकार का हिंसात्मक प्रोटेस्ट, मतलब हिंसात्मक गतिविधियों में भाग ना लेकर शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से ही हमको सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए अपनी मांग करनी चाहिए। तो बेसिकली गांधी जी का जो लिटरेचर है, गांधी जी ने जितना भी अपने जीवन काल में जितने भी विचार दिए हैं, वो बहुत ही बड़ा है और उसको किसी एक लेक्चर के माध्यम से डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस सीरीज के माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विभाग के जो हमारे साथी हैं, उन लोगों ने भी इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये चौथा एपिसोड था और इसी के तहत एक अन्य एपिसोड अभी आने वाला है। तो एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहूँगा आप लोग को कि गांधी जी के संबंध में आज कल हमको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी की स्ट्रेटजी, गांधी जी की रणनीति गलत हो सकती है, लेकिन गांधी जी की मंशा कभी भी गलत नहीं थी देश के प्रति। और गांधी जी हमेशा देश के भलाई के लिए, धर्म की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम किया है। तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, हमारा यही औचित्य होना चाहिए कि हम गांधी जी के बारे में अधिक से अधिक समझें और गांधी जी के जीवन की जितनी भी विचार हैं और जितनी भी अच्छी बातें हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।